हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस एकेडमी पर। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉजिक फंक्शंस के बारे में। जैसा कि हम लोग लास्ट लेसन में डिस्कस कर चुके थे, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के बारे में डिस्कस कर चुके थे। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डिस्कशन के बाद आज के इस सेशन में हम लोग लॉजिक फंक्शन डिस्कस करेंगे, जो कि डिजिटल लॉजिक डिजाइन सब्जेक्ट से रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स हैं। जैसा कि हम लोग लास्ट कुछ सेशन से डिजिटल लॉजिक डिजाइन पे डिस्कशन कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि डिजिटल लॉजिक डिजाइन सब्जेक्ट से हमारे गेट और नेट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के इस सेशन को हम लोग कंप्लीट करते हैं, सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं लॉजिक फंक्शंस को कंप्लीट करके। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। लॉजिक फंक्शन को समझने के लिए हमें लॉजिक गेट्स और बूलियन अलजेब्रा को भी थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। तो चलिए विदाउट डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन लॉजिक फंक्शन। ये पार्ट 1 मैंने क्यों लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। पार्ट 1 इसमें हम लोग मेनली हम लॉजिक फंक्शंस तक पहुंचेंगे। जो बेसिक टर्म्स हैं लॉजिक फंक्शन से रिलेटेड, उन सारी चीजों को हम लोग कंप्लीट करते हुए लॉजिक फंक्शन तक पहुंचेंगे। फिर जब लॉजिक फंक्शन आपको मिल जाएगा तब बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो हमारे एग्जाम गेट और नेट में पूछे जाते हैं। मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिक फंक्शन, या फिर मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म इन पर्टिकुलर लॉजिक फंक्शन या बुलियन फंक्शन, इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, तो उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि बेसिक टर्म्स हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे, और जो बहुत सारे स्टूडेंट को ऑलरेडी आते हैं उन्हें पता है, लेकिन फिर भी हम उनको रिकॉल कराएंगे कि ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए इन सारी चीजों को कंप्लीट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लॉजिक फंक्शन कंप्लीट करने के लिए नीड किसकी किसकी है? लॉजिक फंक्शन। लॉजिक फंक्शन के लिए जो बेसिक टर्म्स हैं उन्हें हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे। बेसिक टर्म्स क्या क्या है? तो बेसिक टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आएगा हमारा लॉजिक गेट्स। ओके, लॉजिक गेट। तो हम इस पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, वो जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। लॉजिक गेट्स, तो गेट्स सारे स्टूडेंट को आइडिया होगा कि गेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, कितने गेट्स हम लोग यूज करेंगे। तो वन बाई वन मैं जल्दी से डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, फर्स्ट वन है एंड गेट। ओके, तो क्या क्या याद रखना है मैं वो पॉइंट बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट कभी कभी कंफ्यूज होते होंगे कि एंड गेट का सर्किट कैसे बनता है, और या फिर उनमें इनपुट्स कितने पास किए जाते हैं। तो आप समझ लीजिए, ये टू इनपुट्स गेट ही नहीं होता है, टू इनपुट्स का ही सर्किट नहीं होता है, इसमें नंबर ऑफ एन इनपुट्स आप पास कर सकते हैं। क्लियर? तो ये कंफ्यूजन आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि यहाँ पे सर 2 ही इनपुट हो सकते हैं, ए बी। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे इनपुट हो सकते हैं, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो ए डॉट बी फॉर्म में ऐसे आएगा। तो अगर ए बी सी मैंने लिया है तो ए बी डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी, इस तरीके से आ जाएगा। तो मैं सर्किट फॉर्म जल्दी जल्दी से कंप्लीट करता हूँ। सेकेंड वन, जिसे हम लोग बोलते हैं और का जो सर्किट हमारा बनेगा वो कुछ इस टाइप का सर्किट बनेगा, और इसमें भी हम इन एन इनपुट्स पास कर सकते हैं। ओके, तो आर सर्किट हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, और इसमें भी हम लोग एन इनपुट्स पास कर सकते हैं। तो मैं अभी एग्जांपल के लिए केवल दो दो इनपुट ही पास करके बता रहा हूं आपको। इसे ए प्लस बी करके लिखते हैं, इसे बोला जा सकता है ए और बी, इसका जो ये पर्टिकुलर फंक्शन आउटपुट फंक्शन बन के आता है। थर्ड वन है नॉट। ओके, ये मेन 3 हमारे गेट होते हैं जिनकी हेल्प से हम सारे सर्किट्स बना सकते हैं। ये सिंगल इनपुट होता है, ये याद रखना, ये सिंगल इनपुट होता है, इसे लिखा जाता है ए बार या ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? तो ये दोनों जो हमारे इनपुट्स हैं, जो दोनों गेट्स हैं, आप याद रखना, इनमें एन इनपुट्स हम लोग पास कर सकते हैं। सॉरी, एन इनपुट्स हम लोग पास कर सकते हैं। 1 सेकेंड। ओके, एन इनपुट्स पास कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक सिंगल इनपुट ही पास करेंगे। अभी मैं वो पॉइंट भी डिस्कस कर लूंगा। अब देखिए, इनके अलावा भी हमारे पास और भी
सर्किट्स होते हैं, गेट्स जिसे हम लोग बोलते हैं, एंड और नॉट की हेल्प से बनता है। जैसे फर्स्ट वन है नैंड, ओके, हम इसे नैंड गेट बोल सकते हैं। नैंड गेट का सर्किट क्या होगा, सिंपली यहाँ एक नॉट गेट और लग जाता है, मींस एक सीक्वेंस में हम एंड के बाद नॉट लगा देते हैं, तो ये क्या करेगा, जो एंड का रिजल्ट होगा उसको क्या कर देगा, उसका रिजल्ट क्या कर देगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा, क्योंकि नॉट का कॉन्सेप्ट ही है कि कॉम्प्लीमेंट कर दे। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ओके। अब ये कैसे आया, ये बूलियन अलजेब्रा से आपको समझना पड़ेगा, तो मैं अभी बाद में इसको भी डिस्कस करूंगा। नॉर, अभी मैं सर्किट्स आपको केवल बता रहा हूं कि नॉर का सर्किट होगा, और इसमें भी कुछ इस टाइप के इनपुट्स होंगे ए बी, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसका फंक्शन जो आएगा वो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ओके। ऐसे ही नेक्स्ट वन हमारा सर्किट है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्स और एक्स और का सर्किट हमारा बनेगा कुछ इस फॉर्म में, क्योंकि इसे मैं केवल रिकॉल कर रहा हूँ, बाकी चीजें आपको पता होंगी, नहीं पता है तो हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे हमारे इनपुट ए बी होंगे, तो ये बन जाएगा ए एक्स और बी। इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिंग सम से। इसका मीनिंग होता है, इसे लिखा जाता है ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, ओके। यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, ये प्लस लगा हुआ है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा सर्किट होता है जिसे हम बोल सकते हैं एक्स नॉर, एक्सक्लूसिव नॉर, ओके, एक्सक्लूसिव नॉर। और इसका सर्किट बनेगा, जो और होता है उसके साथ एक सीक्वेंस में हम कॉम्प्लीमेंट सर्किट, नॉट सर्किट और यूज कर लेते हैं, जिससे कि वो हमें कॉम्प्लीमेंट दे देगा। तो ए बी अगर देखा जाए तो एक्चुअली ये लिखा जा सकता है ए रिंग सम बी, और इसका कॉम्प्लीमेंट या हम और एक फॉर्म में लिख सकते हैं जिसे बोल सकते हैं रिंग सम के साथ रिंग डॉट लिख सकते हैं, मींस इस तरीके से लिखा जा सकता है। और एक्चुअल में इसका मीनिंग होता है ए बी, ए डॉट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। तो ये एक्स नॉर हो गए। ऐसे अगर कभी आपसे कोई बोले एक और हमारा सर्किट बन सकता है जिसको हम लोग बोल देते हैं बफर, ओके, बफर सर्किट। तो बफर सर्किट मीनिंग कुछ अलग नहीं होता है। बफर गेट सिंपल हम ये कह सकते हैं जैसे नॉट होता है, वैसे ही यहाँ पे नॉट ना होके आप ए पास करेंगे तो डायरेक्टली ये आउटपुट ए ही पास कर देगा। और इसमें क्या होता है, इनपुट हमारा सिंगल इनपुट होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्किट्स, सिंगल इनपुट और मल्टीपल इनपुट्स। तो याद रखना कि हमारे ये इनपुट्स जो हैं, जो हमारे ये सर्किट्स नॉट और बफर हैं, इनको छोड़ के सारे सर्किट्स हमारे जो हैं वो मल्टीपल इनपुट सर्किट हो सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, मे बी मल्टीपल इनपुट, ओके। यहाँ क्या हो सकते हैं, मोर देन मल्टीपल इनपुट, ओके, इनपुट पॉसिबल। अब मैं इसको अलग से ही सारे उसमें लिख देता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मुझे बहुत सारे सर्किट के साथ ये पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सर्किट, जो एंड गेट है या और है या फिर नैंड है या फिर नॉर है या फिर एक्सक्लूसिव और है या फिर एक्स नॉर है, और इधर मैं बोलूंगा नॉट एंड बफर। ये क्या हो सकते हैं, मे बी मे हैव मोर देन वन इनपुट वेरिएबल। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल टर्म और यूज किया है, दिस हैव एग्जैक्ट सिंगल, इट हैव सिंगल इनपुट वेरिएबल, या हम लोग बोल सकते हैं इन्हें वेरिएबल के टर्म्स में हम बोल सकते हैं सिंगल इनपुट गेट या फिर मल्टीपल इनपुट गेट, है ना। तो ये एंड और में हमने बुक्स वगैरह में देखा होगा तो 2 इनपुट्स ही होते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं, 2 से ज्यादा भी इनपुट्स हो सकते हैं, ओके।
यहाँ ए बी क्या है ये भी आपको याद रखना है, ए बी आर बूलियन इनपुट। अब बूलियन इनपुट क्या होता है ये आपको पता होगा। बूलियन इनपुट की बात होती है कि वैल्यू ऑफ ए क्या हो सकती है, 0 और 1। ओके, वैल्यू ऑफ ए बी क्या पॉसिबल है, 0 और 1। ओके, 0 और 1 इनकी वैल्यू हो सकती है। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोगों को गेट के बेस पे समझ में आ गई कि इस टाइप के गेट्स होते हैं, इन्हीं को हम यूज करके क्या बनाते हैं, एक लॉजिक सर्किट बनाते हैं। क्लियर, इन्हीं को यूज करके एक लॉजिक सर्किट बनाते हैं, और लॉजिक सर्किट से जो हमें रिजल्ट मिलता है, मींस एक वेरिएबल टर्म फॉर्म में, उसे हम लॉजिक फंक्शन या बूलियन फंक्शन भी बोल सकते हैं। क्लियर, तो अभी पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि ये जो सर्किट, जो पर्टिकुलर सर्किट, जो एंड और नॉट, ये सारे गेट्स हैं, इनका जो रिजल्ट आ रहा है बूलियन वैल्यू के अकॉर्डिंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ए डॉट बी। ओके, ए और बी की कोई वैल्यू होगी तो हम रिजल्ट कैसे बताएंगे। तो एक्चुअली ये सिंगल इनपुट, सिंगल डिजिट आउटपुट, सिंगल बिट आउटपुट हमें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ तो ए डॉट बी, ए प्लस बी, ए ऐसे लिखा हुआ है। तो ये किसी तरीके से क्या करते हैं, ये बूलियन वैल्यू जो होती है पर्टिकुलर इस ऑपरेटर के साथ, जो भी पर्टिकुलर हमारे बूलियन फंक्शन के साथ जो ऑपरेटर यूज किया गया उसके साथ ये फाइनली ऑपरेट होकर एक वैल्यू देते हैं। तो ये हमें ऑपरेशंस कैसे पता लगेंगे, तो इसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं, इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं हमें क्या आना चाहिए, बूलियन अलजेब्रा। थोड़ा सा हम बूलियन अलजेब्रा पे भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, बूलियन अलजेब्रा में हमें क्या क्या याद रखना है, बहुत कुछ नहीं याद रखना है, बस थोड़ा बहुत याद रखना है। बाकी हम आगे आपको बताएंगे कि बूलियन अलजेब्रा की आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन बेसिक कुछ चीजें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, तभी आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, तो मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा वन बाई वन, और उसी के बेस पे ये सारी चीजें हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, तो मैं अभी पहले 8 बूलियन अलजेब्रा के टर्म्स में लिखता हूं आपको। क्या है, कुछ रूल्स होते हैं बूलियन अलजेब्रा मीन से मैथमेटिकली कुछ हम लोग परफॉर्म करते हैं कि अगर बूलियन वैल्यू हमारे पास 0 है और ऑपरेशन हम प्लस के साथ परफॉर्म करते हैं, दूसरा इनपुट भी 0 है, तो एक्चुअली ये हमें क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा, 0। ओके, ऐसे ही हम सारी वैल्यूज, बहुत सारी वैल्यूज बन सकती हैं, लेकिन मैं कुछ ही वैल्यू आपको लिखूंगा। 0 + 1 अगर है तो ये क्या दे देगा, 1। ओके, ऐसे ही अगर 0.0 अगर हम लोग परफॉर्म करते हैं तो ये 0 देता है, और 0.1 अगर हम परफॉर्म करें तो भी ये 0 ही प्रोवाइड करेगा। ओके, ऐसे 1 + 1 अगर हम लोग करते हैं तो ये 1 देता है, इसका रिजल्ट 1 होगा, और अगर 1.1 करते हैं तो भी इसका रिजल्ट 1 आएगा। क्लियर, इस तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर 0 का कॉम्प्लीमेंट जिसपे नॉट गेट लगा हो पर्टिकुलर बूलियन वैल्यू, मीन्स नॉट, जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक नॉट गेट होता है, तो उसमें अगर हम 0 पास करेंगे तो वो क्या कर देगा, कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा 1। ऐसे अगर 1 का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ये दे देगा 0। क्लियर, ऐसे ही नेक्स्ट वन, अभी मैं और भी कुछ फंक्शंस लिखूंगा इसके बेसिस पे, कुछ और चीजें। ये तो हो गई पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू। फिक्स वैल्यू मींस हमारे पास जो 0 1 के टर्म में हो, लेकिन नहीं, हमारे पास वेरिएबल टर्म पे भी क्या कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं बूलियन अलजेब्रा के बेसिस पे, तो उनको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, क्या क्या है, तो बहुत सारी चीजें हम डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ी चीजों से हमारा काम चल जाएगा। जैसे अगर कहीं पर एक बूलियन वेरिएबल की हेल्प से अगर कोई ऑपरेशन a + a परफॉर्म किया जाए तो हम इसे a लिख सकते हैं, और a.a परफॉर्म किया जाए तो ये बूलियन फंक्शन हमें क्या प्रोवाइड करेगा, तब भी a प्रोवाइड करेगा। अब यहीं पे बात है कि अगर एक बूलियन वैल्यू हो और एक वेरिएबल हो, तो 0 + a समथिंग ऐसे लिखा हो तो इसे a लिख सकते हैं, और अगर 1 + a लिखा हो तो हम इसे 1 लिख सकते हैं। ओके, इसी तरीके से अगर 0.a लिखा हो तो हम इसे 0 लिख सकते हैं, और अगर 1.a लिखा हो तो हम इसे a लिख सकते हैं। क्लियर, अब ये ऐसा कैसे है, कहीं आप डायरेक्टली बूलियन वैल्यू के बेसिस पे रिप्रेजेंट करके बता दे रहे हैं, और कहीं पर आप बूलियन वेरिएबल ही लिखते हैं, कहीं वैल्यू ही फाइनल रिजल्ट में दे देते हैं। तो ये कैसे आता है वो भी हम थोड़ा सा अभी डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं कुछ और फंक्शंस को यहाँ पे लिख दूं। इसके बाद जैसे मेरे पास अगर 2 बूलियन वेरिएबल हैं और मैंने इस पर कॉम्प्लीमेंट एक नॉट गेट लगा दिया, जैसा कि हमने और में किया था, नॉर बनाया था,
तो उसको मैंने क्या बताया था, कैसे लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, अगर हम किसी पर्टिकुलर और के ऑपरेशन के बेसिस पे हमारे ऑपरेंड मींस वेरिएबल हमारे वर्क कर रहे हैं, अगर हम उस पे होल कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं तो जो पर्टिकुलर टर्म है मींस बूलियन वेरिएबल हैं उन पर कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा और ऑपरेटर प्लस से डॉट हो जाएगा, मतलब और से एंड बन जाएगा। सेम एज हियर, अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर हमारे पास कोई इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, मतलब बूलियन वेरिएबल की हेल्प से a डॉट बी प्लस सी, तो मैथमेटिकली जैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वैसे यहां भी कर सकते हैं। हम a b को डॉट के साथ a डॉट बी लिख सकते हैं प्लस a डॉट सी। तो इसमें आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि ये मल्टीप्लीकेशन एक्चुअली होता कैसे है, तो वो मैंने यहाँ पे बता दिया। इस तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। ओके, अब एक और पॉइंट है कि ऐसा भी कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर अगर कहीं ए बी सी लिखा है तो क्या हम उसे इक्विवेलेंट ए सी भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो, कहीं से भी कॉमन कर सकते हो। जैसे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में हमने पढ़ा कि हमारी कोई स्ट्रिंग आती है तो उसमें जब कॉमन लेते हैं तो कॉमन हम लोग उसी साइड से ले सकते हैं जिस साइड कॉमन होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे फंक्शंस हैं, बुलियन फंक्शंस हैं, और हम परफॉर्म करें। हमें कुछ फंक्शंस याद रखना है जो मैंने आपको बताया, इतने काफी है, और इनकी हेल्प से हम बहुत सारी प्रोसेस को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। जब कुछ चीजें जैसे 0 1 के हेल्प से मैंने ये बता दी, तो आप ट्रुथ टेबल के हेल्प से ये जो वेरिएबल के टर्म्स में मैंने लिखी है वो आप क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ओके, अब आपसे कोई कहता है 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1 कैसे है, या 0 डॉट ए इज इक्वल टू 0 कैसे है, अभी तो आपने ए की वैल्यू भी नहीं यहाँ पे रखी है, तो आप कैसे बता सकते हैं? देखिए, इसको हम प्रूव कर लेते हैं ट्रुथ टेबल की हेल्प से। ओके, तो ट्रुथ टेबल की हेल्प से कैसे प्रूव करते हैं, किसी एक को मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। प्रूफ हाउ 1 डॉट ए इक्वल टू ए। तो मैं कैसे इसको सॉल्व करूंगा? देखिए, मेरे पास एक्चुअली ए जो है वो वेरिएबल है। ओके, ए इनपुट हमारे पास वेरिएबल है, इसको हम किसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे? ट्रुथ टेबल की हेल्प से। ओके, इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे, उसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। इसको प्रूफ करना है और मैं अब कर रहा हूं इसको सॉल्व। तो मैं एक ही एग्जांपल बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और इसके बेसिस पे हमें क्या करना है, हमें 1 डॉट ए निकालना है। ओके, 1 डॉट ए। अब आपको ये देखना है कि हम ए की वैल्यू पुट करें तो 1 डॉट ए क्या आएगा। क्लियर? तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी? 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। क्लियर? तो अगर हम यहाँ ए की वैल्यू 0 रखते हैं तो 1 डॉट 0 हमें कहां से मिल जाएगा? 1 डॉट 0 मैंने कहीं लिखा, देखो ये लिखा है 1 डॉट 0 क्या होता है? 0, तो ये 0 आ गया। क्लियर? 1 डॉट 0 क्या आ गया? 0 आ गया। और अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू 1 रख दें तो 1 डॉट 1, 1 डॉट 1 हमारा कहाँ पे? ये है, तो ये कहता है 1 आ गया। तो देखो, ये कॉलम और ये कॉलम सेम आ गए। मतलब ए की वैल्यू जब 0 है तो इसका रिजल्ट 0 आ रहा है, और जब ए की वैल्यू 1 है तो इसका रिजल्ट 1 आ रहा है। इसका मतलब ये ए की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये हमारा आंसर क्या आ रहा है? 1 डॉट ए इज इक्वल टू 1। क्लियर? इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। अब कोई ए 0 डॉट ए बोले तो ये 0 है, ये ए पर क्यों डिपेंड नहीं कर रहा है? तो हमें पता है ए की वैल्यू हम 0 रख सकते हैं, तो 0 डॉट 0 क्या आता है? यहाँ पे लिखा हुआ है 0 आता है, तो इसका मतलब ये 0 आएगा। अगर हम 0 डॉट 1 रखें तो 0 डॉट 1 भी 0 आता है, तो इसका मतलब ये ए पर डिपेंडेंट नहीं है। ए की आप कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग फाइनली आंसर हमें 0 ही मिलेगा। क्लियर? तो यहां तक ये बेसिक मैंने फंक्शंस बता दिए। ऐसे अगर कोई बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा हो तो हम इन्हीं बूलियन फंक्शंस की हेल्प से हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक एक स्टेप, इसमें बहुत टाइम नहीं लगा, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि ऐसा हम लोग जानते हैं और इस तरीके से बूलियन फंक्शन हम लोग बना सकते हैं। क्लियर? हम अब बात करेंगे बूलियन फंक्शन बनते कैसे हैं, लॉजिक फंक्शन हमारे बनते कैसे हैं। तो लॉजिक फंक्शन एक्चुअली किसकी हेल्प से बनता है? लॉजिक सर्किट की हेल्प से। तो हम बात करेंगे लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट, अब लॉजिक सर्किट आपको समझना है कि लॉजिक सर्किट क्या होता है। लॉजिक सर्किट हमारा होता है अ कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, है ना, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। ओके, that produce that produce
a single bit output. Okay, a single bit output. This circuit called logic circuit. And here output function called logic function. Okay, logic function. तो मीन्स लॉजिक, ये आउटपुट फंक्शन क्या है? आउटपुट फंक्शन मतलब हमारा एक रिजल्ट जो आता है वो पर्टिकुलर वेरिएबल के टर्म में आएगा, उसे हम लॉजिक फंक्शन बोल देते हैं. ओके, लॉजिक फंक्शन और बूलियन फंक्शन, इसको हम बूलियन फंक्शन भी बोल सकते हैं. ओके, बूलियन फंक्शन. तो ये पर्टिकुलर पॉइंट हमें याद रखना है कि लॉजिक सर्किट कुछ नहीं है, वो क्या होता है, मेनली कॉम्बिनेशन ऑफ जो लॉजिक गेट्स हैं उन्हीं को कंबाइन करके बनाते हैं, जो हमें एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है, प्रोवाइड करता है. और जो आउटपुट प्रोवाइड करता है वो वेरिएबल टर्म में लिखा होता है, उसे आउटपुट फंक्शन बोलते हैं, या फिर हम उसे लॉजिक फंक्शन बोलेंगे या इसे बूलियन फंक्शन बोलेंगे. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं तो मैं बता सकता हूं, सपोज दैट दिस इज अ सर्किट, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये एक लॉजिक सर्किट है. ओके, ये एक लॉजिक सर्किट है, तो इसमें बहुत सारे इनपुट्स होंगे. और फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे x बाई जेड 3 इनपुट्स दे दिए, तो इसका एक आउटपुट फंक्शन f x, y, z आ जाएगा. क्लियर? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज लॉजिक फंक्शन. लॉजिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ इनपुट वेरिएबल. ओके, ये एक लॉजिक फंक्शन हो गया. तो सिंपली अब ये तो मैंने ऐसा नॉर्मली बना दिया. अब मैं एक ऐसा एग्जांपल ले लेता हूं जिसमें मैं आपको बना के ही दिखाता हूं. तो जैसे मैं अगर एक सर्किट ले लूं, सपोज दैट यहाँ पे मैंने ले लिया x बाई, ओके, और इसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया z, और यहाँ पे ले लिया OR गेट. ओके, तो अब हमारा जो फंक्शन x बाई जेड आएगा, ये तो हो गया आउटपुट फंक्शन x बाई जेड. एक्चुअल में ये फंक्शन x बाई जेड आएगा क्या, ये हम समझ सकते हैं, स्टूडेंट हमारे समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये पहले भी इसको इस तरीके से परफॉर्म किया होगा. हियर जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स बाई जेड इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स डॉट बाई प्लस जेड. ओके, एक्स डॉट बाई प्लस जेड. तो ये एक्चुअली ये जो कंप्लीटली लिखा है इसे हम क्या बोलेंगे, लॉजिक फंक्शन. ओके, और ये किसके टर्म में लिखा जाता है, वेरिएबल्स के टर्म में लिखा जाता है, जो हमारे बूलियन वेरिएबल होते हैं एक्स बाई जेड. ओके, दिस इज लॉजिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ बूलियन वेरिएबल्स. ओके, तो इस तरीके से लिखा जाएगा. अब बात आती है, अब हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, हमें गेट के बारे में पता है, हमें बूलियन अलजेब्रा के भी बारे में थोड़ा बहुत पता है. इसके बाद हम लोग बात करें तो अब हमें क्या मिल गया, एक फंक्शन मिल गया जिसे हम बूलियन फंक्शन बोल सकते हैं. ओके, तो ये फंक्शन हम लोगों को मिल चुका है. अब यहीं से बात आती है कि जो ये बूलियन फंक्शन या लॉजिक फंक्शन आपको मिला, इसकी फॉर्म्स डिफरेंट डिफरेंट होती हैं. तो अब हम लोग बात करेंगे फॉर्म्स का. अब यहाँ से हम अपने धीरे धीरे अपने पॉइंट्स पर पहुंचने की कोशिश करेंगे. और वो पॉइंट्स क्या है, फॉर्म ऑफ बूलियन फंक्शन, फॉर्म ऑफ लॉजिक फंक्शन. लॉजिक फंक्शंस. तो यहाँ पे क्या क्या फॉर्म्स हो सकती हैं. फर्स्ट वन है जिसे हम लोग बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट. सम ऑफ प्रोडक्ट. ओके, तो इस पे भी हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि ये मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको ऑलरेडी जानते भी हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा. सम ऑफ प्रोडक्ट. अब सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में कोई बूलियन फंक्शन लिखा है, हम कैसे पहचाने, तो उसको हम लोग कह सकते हैं अ बूलियन फंक्शन इन फॉर्म एज form of logic function is in sum of product as, कैसे लिखेंगे,
लिखा होगा फंक्शन, ये मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक्स बाई जेड, जैसे लिख दिया एक्स बाई जेड प्लस, तो यहाँ लगा होगा डॉट, है ना, इसे हम लिखेंगे प्लस एक्स बाई कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस एक्स बाई एक्स कॉम्प्लीमेंट बाई कॉम्प्लीमेंट जेड, समथिंग ऐसे लिखा है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये कलेक्शन होता है हमारा प्रोडक्ट्स के सम का, तो कलेक्शन होता है प्रोडक्ट्स का, तो इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स। किसका प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये क्या है, प्रोडक्ट्स, इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट्स। ये क्या है, ये तीनों क्या है, प्रोडक्ट्स। ओके, ये प्रोडक्ट्स हैं, इनका हमने सम कर लिया, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या किया गया, समेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये प्लस प्लस समथिंग ये लिख लिया, तो इसका मतलब ये हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, ऐसे ही सेकेंड वन की मैं बात करूं तो जिसे बोला जाता है प्रोडक्ट ऑफ सम, लेकिन हम अभी सम ऑफ प्रोडक्ट में ही वो सारी चीजें डिस्कस कर लें जहां जहां इसका रोल हमें समझ में आता है, यूज होता है। हम प्रोडक्ट ऑफ सम पे बाद में पहुंचते हैं, पहले हम सम ऑफ प्रोडक्ट का पूरा इंपॉर्टेंस, जो भी जहां पर भी जैसी भी चीजें हैं उनकी बात हम लोग करते हैं। एक्चुअली ये हमें क्या प्रोड्यूस करता है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है, तो ये हमें क्या प्रोड्यूस करता है, अगर लॉजिक फंक्शन हमारा इस फॉर्म में लिखा है तो दिस इज ऑल्सो डिस्क्राइब द मिन टर्म्स ऑफ लॉजिक फंक्शन। अगर हमारे पास एक लॉजिक फंक्शन है उसमें मिन टर्म्स को ही ये क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म लॉजिक फंक्शन also produce min terms, min terms। ओके, अब बात ये आती है कि ये min terms क्या है। ओके, अब बात हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि ये min terms क्या है, तो हमें ये तो समझ में आ गया कि अगर कोई सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है तो वो min term हमें बता सकता है, दे सकता है, लेकिन ये min term है क्या चीज, तो हम लोग बात कर लेते हैं min terms की। अब यहां से थोड़ी स्टैंडर्ड चीजें स्टार्ट होंगी। min term, ओके, अब एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि मिन टर्म हमें कहाँ मिलेगा, हमें मिन टर्म कहाँ मिलेगा, जब हमारा एक्सप्रेशन जो हमारा बुलियन फंक्शन है वो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो क्या है ये, इसको मैं डिस्कस करता हूं। ये अब इसको मैं एक डेफिनेशन बेस पे पहले बताऊंगा, फिर मैं उसे कंप्लीट करूंगा, आपको बताऊंगा मिन टर्म्स क्या होता है। इसको बोलते हैं ईच इंडिविजुअल, each individual term, each individual term standard in standard standard sum of product boolean function। okay, it's called min term। okay, it's called min term। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आई, कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर ये स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म मतलब क्या है, ईच इंडिविजुअल टर्म इन स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट बूलियन फंक्शन इज कॉल्ड मिन टर्म। तो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट, व्हाट इज स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट। तो इसको मैं आपको बताऊं, इसका मतलब होता है ईच टर्म contains all boolean input variable। मतलब अगर आपका कोई फंक्शन लॉजिक फंक्शन है वो पर्टिकुलर इनपुट वेरिएबल पे डिपेंड करता है, उसमें जितने भी इनपुट वेरिएबल हैं उस टर्म में सभी अपीयर होना चाहिए। ईच टर्म कंटेन्स ऑल बूलियन इनपुट वेरिएबल। ठीक है, तो वही हमारे सारे अगर ऐसे ही हमारे टर्म्स जो हैं उन सभी में ऐसा ही होगा, तो वो हमारा एक स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में बूलियन फंक्शन होगा। क्लियर। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, इसको एग्जांपल बेस पे समझ लीजिए।
अगर मैंने लिखा, मैंने एक एग्जांपल दिया कि फंक्शन x बाई, ओके, ऐसे लिखा है x बाई, और यहां पे लिख दिया गया प्लस बाई कॉम्प्लीमेंट। तो अगर इसको देखा जाए और एक लिखा गया x बाई और यहां पे लिखा गया x बाई प्लस x कॉम्प्लीमेंट बाई, या ऐसे लिख दिया गया या x कॉम्प्लीमेंट बाई लिख दिया गया, तो इसके बेस पे मैं आपको एक पॉइंट कम से कम यहाँ पे क्लियर कर सकता हूं। ये है दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। क्लियर? यहां हम लोग बोल सकते हैं दिस इज इन स्टैंडर्ड एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट। ओके, ये एक स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, जबकि ये नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x और y है, यहाँ पर भी x और y है, यहाँ पे x और y है, लेकिन यहाँ x इज मिसिंग। x क्या है? मिसिंग। ओके, x मिसिंग है। जबकि मैंने क्या बताया था, क्या होना चाहिए, सारे जितने भी इनपुट वेरिएबल हैं वो हमारे हर टर्म के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। वो अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें वो टर्म हम कैसे लेके आए, इंक्लूड कैसे करें। क्योंकि जो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में हमारा अगर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, बुलियन फंक्शन लिखा हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम मिन टर्म्स बता लेते हैं। मिन टर्म्स हम तभी बता पाएंगे जब हमारा बुलियन फंक्शन स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा होगा। क्लियर? तो वो हम लोग इंक्लूड कर लेंगे कैसे सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में बनाएंगे अगर कोई बूलियन फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है तो, सम ऑफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो वो चीज हम लोग क्लियर करेंगे। अब यहां जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होता है, जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होता है, तो हम लोग मिन टर्म्स डायरेक्टली बता सकते हैं। जो ईच टर्म, मैंने क्या बोला, ईच टर्म कंटेन्स ऑल बूलियन इनपुट वेरिएबल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो जो मिन टर्म होता है उसे क्या कहते हैं? ईच इंडिविजुअल टर्म इन स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट बूलियन फंक्शन इज कॉल्ड मिन टर्म। तो यहां तो हम इनको बता सकते हैं x बाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट बाई कॉम्प्लीमेंट। यहां देयर आर टू मिन टर्म। ये टू क्या है? मिन टर्म है। ये जो मैंने टू लिखे हैं ये क्या है? मिन टर्म ही है। यहां मैं ये नहीं कह सकता टू मिन टर्म्स है, यहां हो सकता है दो से ज्यादा हो। क्लियर? तो ये नहीं कह सकता हूं दो से ज्यादा हो सकता है दो से कम हो, ऐसा भी हो सकता है, तो अभी क्लियर नहीं है। यहां हमें हर एक टर्म को क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट जो वेरिएबल्स हमारे हैं उनको यूज करके टर्म बनाना पड़ेगा। क्लियर? तो पहली चीज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि हम कैसे बनाएं एक स्टैंडर्ड अनस्टैंडर्ड जो हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन है उसको हम लोग सम ऑफ स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे बनाएं। तो कैसे क्रिएट करेंगे, मैं यहाँ पे एक नोट पॉइंट में लिखता हूं, कन्वर्ट फंक्शन x बाई प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, x लिख दिया। ओके, x लिख दिया, इसको मैंने बोला कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बूलियन फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। इसको हम बनाते हैं भाई, कैसे बनाएंगे? हमने लिखा एफ एक्स कॉमा बाई। अब देखिए हमें यहाँ बुलियन अलजेब्रा की रिक्वायरमेंट आएगी, प्लस एक्स लिखा है, इसमें मिसिंग क्या है? बाई। तो हम इसको बाई को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो देखो एक्स डॉट वन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। अब एक्स डॉट वन हमें पता है, एज वी नो एक्स डॉट वन इक्वल टू एक्स ही आएगा, जैसा कि बुलियन अलजेब्रा में हमने पढ़ा है। अब इस वन को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? जो टर्म आपके साथ नहीं है, जो टर्म आपके साथ नहीं है उसको लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कैसे लाएंगे? मैं यहाँ पे लिखूंगा x और वन की जगह पे मैं लिख सकता हूँ बाई प्लस बाई कॉम्प्लीमेंट। ओके, क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि हम जानते हैं वन को हम क्या लिख सकते हैं? बाई प्लस बाई कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर? ये कैसे मैंने बोल दिया? क्योंकि y प्लस बाई कॉम्प्लीमेंट बुलियन अलजेब्रा में मैंने बताया था ये क्या है? वन है। क्या मैंने ऐसा बताया था? कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? कहीं ऐसा ना लिखा हो, वो भी मैं देख लेता हूँ कि मैंने शायद मिस ना कर दिया हो। ओके, मैंने नहीं लिखा है, सॉरी।
तो इसको कहीं लिख लेते हैं, जैसे यही है 0 1 है, 0 + 1, यही देखिए एक का कॉम्प्लीमेंट दूसरे का हो गया तो ये भी 1 आ रहा है ऐसा। लेकिन अगर नहीं लिखा है तो मैं इसको लिख देता हूं 18 नंबर पर। ये याद रखना, मैंने मिस कैसे कर दिया भाई, ये तो मेन था। चलिए फिर भी मैं बताता हूँ, अगर कहीं लिखा a + a कॉम्प्लीमेंट तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1। ओके, और a कॉम्प्लीमेंट ऐसा नहीं लिखा गया था, फिर भी मैं लिखने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे मैं 19 लिख देता हूँ। अगर a डॉट a कॉम्प्लीमेंट लिखा है तो ये ऑलवेज क्या होगा, 0। ओके, ये पॉइंट से याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे और मैंने मिस कर दिए यहाँ पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पर मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। अब जैसे ही मैंने इसको इंक्लूड किया तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x बाई प्लस एक्स बाई कॉम्प्लीमेंट। ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ x बाई और x बाई 2 टाइम्स आया है, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, अल्फा। तो अल्फा प्लस अल्फा, बूलियन अलजेब्रा के बेसिस पे अल्फा प्लस अल्फा या x प्लस एक्स या a प्लस ए क्या होता है, a होता है, ये मैंने बताया है, मैंने लिखा है, मुझे याद है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, x बाई, ओके, प्लस x बाई कॉम्प्लीमेंट, ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो x बाई प्लस x बाई है उसे हम क्या लिख सकते हैं, x बाई। ओके, तो ये हम क्या यूज कर सकते हैं, बूलियन अलजेब्रा। जो प्रॉपर्टी है उसके बेस पे बता सकते हैं, क्लियर। तो अब जो हमारे पास ये बन के आया है वो एक स्टैंडर्ड क्या बन के आया, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में बूलियन फंक्शन बन के आ गया है। ओके, दिस इज स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ओके, ये स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है। अब मैं यहां बोल सकता हूं देयर आर 2 मिन टर्म्स। नाउ वी कैन से now we can say there are 2 min terms। ओके, यहाँ 2 min terms है, कौन कौन से, ये आपको दिख गया होगा, x बाई प्लस एक्स बाई कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। तो ये 2 min terms है। ओके, अब min terms जब आपके कंप्लीट हो गया तो अब मैं बात करने वाला हूं कि इन min terms को, जो मिन टर्म्स मैंने दिए एक्चुअली वो आपको समझ में आ गया होगा, एक एक्स बाई है, एक एक्स बाई कॉम्प्लीमेंट है, या ऐसे 2 मिन टर्म्स हैं। तो ये एक्चुअली किस में लिखे गए, बूलियन वेरिएबल के टर्म में लिखे गए। ओके, तो अगर आपसे कोई इस टाइप से क्वेश्चन बोलता है तो आप बता सकते हैं ये मिन टर्म्स है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग एक एक लेवल ऊपर जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये मिन टर्म्स हमारे किस में भी रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, ये न्यूमेरिक वैल्यूज में भी रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नोट पॉइंट में, ये याद रखना, यहीं से कुछ चीजें और क्लियर हो जाएंगी। दिस min terms we can also represent by numeric value। ओके, अब ये क्या है, क्योंकि क्वेश्चन जब आते हैं तो मेनली न्यूमेरिक वैल्यू के ही साथ आते हैं। तो कैसे लिखा जाएगा, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं और उससे ही बताता हूं। जैसे मैंने लिखा फंक्शन x बाई, तो पहले हमें स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ एक एक्सप्रेशन चाहिए। x बाई नहीं लिखा तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट, समथिंग ये लिखा हुआ है। तो यहाँ 2 min terms है, हम लोग यहाँ बोल सकते हैं हेयर 2 min terms। कौन कौन से min terms हैं, x बाई एंड x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। अब बात आती है इनके इक्विवेलेंट बूलियन न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी, इनके इक्विवेलेंट न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी। तो न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ x बाई, तो हम इसको कैसे रीड करेंगे x बाई। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर, अब यहां से मेन पॉइंट स्टार्ट होता है, अगर ये हमारे नॉर्मल वेरिएबल लिखे, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में नहीं लिखे, तो इसे हम क्या लिख देते हैं 1, बाई भी लिखा है 1, तो ये 1 1 हमारा बाइनरी फॉर्म में आ जाएगा, बुलियन वैल्यू के फॉर्म में आ जाएगा। और इसको जब हम डेसिमल में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3।
ओके, तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ओके, ऐसे ही हमें बोला जाएगा, हम दूसरे भी फंक्शन की, दूसरे भी टर्म की बात कर लेते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। तो इसे हम क्या लिखेंगे, जीरो, सॉरी जीरो एंड जीरो, जीरो एंड जीरो बेस 2 में, और ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, जीरो बेस 10 के इक्विवेलेंट। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, न्यूमेरिक फॉर्म के बेसिस पे हम कैसे लिख सकते हैं, ये आप देखना कि हम लिख सकते हैं फंक्शन एक्स बाई इक्वल टू एक्स बाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, और इसी को कैसे लिख सकते हैं, फंक्शन एक्स बाई इक्वल टू, अब इसका सिंबल होता है सिग्मा, ओके, ऐसे समेशन टाइप के, और मिन टर्म्स के लिए m यूज किया गया, और जो हमने वैल्यूज यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज लिए वो एक सीक्वेंस में लिख दें, अगर आप नहीं सीक्वेंस में लिखते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हम इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, ये देखिए न्यूमेरिक वैल्यू फॉर्म में लिखा है। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये हमने क्यों किया, कि जहां x लिखा था वहां 1, या y लिखा था वहां 1, और जहां x कॉम्प्लीमेंट लिखा था वहां 0। तो आपको याद रखना है कि हम जब इसे न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करें, न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करें, तो जो हमारे मिन टर्म्स लिखे हैं उनका हमें न्यूमेरिक वैल्यू लाने के लिए क्या करना होता है, उनकी वैल्यू रखनी पड़ती है, कौन सी, बूलियन वैल्यू। अब वो बूलियन वैल्यू क्या हो सकती है, अगर कॉम्प्लीमेंट टर्म है तो 0 लिखिए, नॉन कॉम्प्लीमेंट है तो हम लोग उसे 1 लिखते हैं। तो आपको क्या करना है, ये नोट पॉइंट में याद रखना है। क्या है नोट पॉइंट, पुट 0 फॉर कॉम्प्लीमेंट टर्म, कॉम्प्लीमेंट टर्म, जो भी कॉम्प्लीमेंट टर्म है। ओके, कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट, क्या मैंने बोला, 0 फॉर कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल। जीरो किसके लिए लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल के लिए, और 1 किसके लिए लिखेंगे, जो नॉन कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल है। सॉरी सॉरी, मैं इसको फिर से चेंज करता हूँ, क्योंकि ऐसे आप कंफ्यूज ना हो जाएं। आपको करना है क्योंकि आगे भी हमें वो चीज उसमें भी डिस्कस करना है। लिखना है जीरो, जीरो किसके लिए लिखना है, वेरिएबल विद कॉम्प्लीमेंट। अगर कॉम्प्लीमेंट के साथ लिखा है तो हम उसे जीरो करेंगे, और वेरिएबल, जो हमारा वेरिएबल विदाउट कॉम्प्लीमेंट है, विदाउट कॉम्प्लीमेंट, उसे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। सिंपल, आपको यही करना, यही चीज हमें प्रोडक्ट ऑफ सम जब हम लिखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, तो उसमें हमें चेंज करनी होगी। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पे भी डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, भले हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन यहाँ तक पहुंचते पहुंचते एक पॉइंट पर्टिकुलर क्लियर हो गया कि हम सर्किट की हेल्प से बूलियन फंक्शन जनरेट कर लेंगे। बूलियन फंक्शन से हम मिन टर्म्स बता सकते हैं। अगर वो बूलियन फंक्शन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा गया है तो हम उसे लिख सकते हैं, फिर हम उसमें मिन टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, तो ये मिन टर्म्स हमारे 2 टाइप से डिक्लेयर किए जा सकते हैं। एक तो हमारा मिन टर्म जो है वो बूलियन वेरिएबल की हेल्प से लिखा जा सकता है, और एक हमारा मिन टर्म जो लिखने का तरीका है बूलियन फंक्शन, वो मेनली मिन टर्म्स के ही कॉन्सेप्ट में लिखा गया है। ये भी फंक्शन मिन टर्म्स के ही हेल्प से लिखा गया, ये भी मिन टर्म्स के ही हेल्प से लिखा गया, लेकिन यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू यूज करी गई, यहाँ वेरिएबल वैल्यू यूज की गई है, जो कि हमारी अल्फाबेटिक जो वेरिएबल नेम थे। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, बस हमें इसका न्यूमेरिक वैल्यू मींस बाइनरी वैल्यू पुट करने का तरीका आना चाहिए, वो हमें यहाँ से आगे। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं आगे बात करता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो अभी हमारी फर्स्ट फॉर्म क्या थी, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म है प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। क्या मैंने यहाँ पे हेडिंग लिया था वो हमारा सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था, हम लोग डिस्कस करने जा रहे थे सम ऑफ प्रोडक्ट। ओके, सेकेंड हमारा है प्रोडक्ट ऑफ सम। क्लियर? सेकेंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ सम, इसको हम लोग बोल सकते हैं POS। ओके, ये सेकेंड फॉर्म। अब इस फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इस फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे प्रोडक्ट फॉर्म? इसकी फॉर्म क्या होगी? फॉर्म एज f(x/z) और इसको लिखा जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, डॉट यहाँ पे लिख सकते हैं x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड डॉट x प्लस वाई प्लस जेड, इस तरीके से, है ना। ये प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में लिखा है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें दिख रही हैं? हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है वो क्या है? प्रोडक्ट्स नहीं है, ये सम है। ओके, ये सम है, सम है, और इनको हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट कर रहे हैं, इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, जितने भी सम आ रहे हैं, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं सम प्रोडक्ट ऑफ सम। तो प्रोडक्ट कर हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, समेशन ऑफ सम ना करके हमने क्या कर दिया? प्रोडक्ट। इसको प्रोडक्ट सिंबल बोल सकते हैं। तो इसे प्रोडक्ट कर दिया गया, किसका? जितने भी हमारे सम थे उनका। ओके, तो सम के सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए क्या बन गया? प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म बन गया। इसे इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ ये बात समझ में आ गई, लेकिन यहीं पर एक पॉइंट आता है। एक पॉइंट क्या आता है कि ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है मैक्स टर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम बूलियन फंक्शन, बूलियन फंक्शन या लॉजिक फंक्शन प्रोवाइड्स मैक्स टर्म। ओके, मैक्स टर्म्स। अब बात आती है कि ये मैक्स टर्म्स क्या होते हैं। तो हम लोग, जैसे मैंने मिन टर्म्स कंप्लीट किया था, वैसे हम यहाँ पे मैक्स टर्म समझ सकते हैं। तो मैक्स टर्म भी कुछ वैसे इंडिविजुअल हमारे टर्म्स होते हैं जिनको हम लोग स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में ही चेक कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं बता पाएंगे। तो मैक्स ऑफ टर्म ये भी वही चीज होगी, तो इसकी डेफिनेशन भी वैसे ही लिख सकते हो। ईच इंडिविजुअल each sorry individual each individual term in standard product of some boolean function, boolean या लॉजिक फंक्शन। ओके, अब स्टैंडर्ड, इसमें स्टैंडर्ड का मीनिंग आपको पता है ना, जिसमें सारे वेरिएबल आने चाहिए, वही स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम या सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब वही है, कुछ अलग नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमारे पास लिखा है एक फंक्शन x y के टर्म्स में, यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ देयर आर टू मैक्स टर्म, देयर आर टू मैक्स टर्म। तो ये क्या है? ये दोनों क्या है? मैक्स टर्म, टू मैक्स टर्म्स। ओके, ये टू मैक्स टर्म्स हैं, एक x प्लस वाई और एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई, ये दो मैक्स टर्म। तो इसको भी हम जरा समझ लेते हैं कि हम कैसे इसको न्यूमेरिक वैल्यू में, तो यहाँ पर भी वही सारी चीजें जो हम लोगों ने डिस्कस करी थी, मैक्स टर्म लिखा हुआ है, इसे न्यूमेरिक वैल्यू में लिख सकते हैं। तो ये भी हम जैसे मिन टर्म्स में किया था वैसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं। दीज मैक्स टर्म, these max term we can also represent, by numeric value। ओके, न्यूमेरिक वैल्यू फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है एक्स वाई के टर्म में, और यहाँ पे दिया गया एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे डॉट लिखा है एक्स
कॉम्प्लीमेंट प्लस बाई कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? इस तरीके से। तो नोट पॉइंट में आपको वही पॉइंट याद रखना है। कौन सा पॉइंट? जो मैंने पीछे भी डिस्कस किया था कि आपको बाइनरी वैल्यू बतानी है। बाइनरी वैल्यू बताने के लिए आपको क्या करना है? जो कॉम्प्लीमेंट टर्म है, अब जीरो किसके लिए लिखेंगे? ये लिखेंगे विदाउट कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल। ओके। और वन किसके लिए लिखेंगे? विद कॉम्प्लीमेंट, विद कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल। ओके। अब वही चीज यहां पर उल्टा हो गया। वहां पे हम लोग अगर कोई विदाउट कॉम्प्लीमेंट टर्म मतलब वेरिएबल टर्म लिखा था तो उसे हम डायरेक्टली क्या लिखते थे? वन लिखते थे। और जहां कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल टर्म लिखा था उसे हम जीरो लिखते थे। यहां उल्टा करेंगे। तो अब यहां पर मैं बोल सकता हूं मैक्स टर्म हियर x प्लस वाई एंड x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट आर टू मैक्स टर्म। ये तो हमें दिख ही रहा है। अब हम इसे किस फॉर्म में लिखें? न्यूमेरिक वैल्यू के लिए, न्यूमेरिक वैल्यू में लिखना चाहिए। तो अब इसे हम लोग लिख सकते हैं इन न्यूमेरिक वैल्यू। इन न्यूमेरिक कैसे लिखेंगे? तो x प्लस वाई आपने लिखा, तो इसको कैसे लिखेंगे? x टर्म हमारा क्या है? नॉन कॉम्प्लीमेंट, तो क्या लिखो? जीरो। बाई क्या है? नॉन कॉम्प्लीमेंट, तो क्या लिखो? जीरो। तो ये तो आ गया बाइनरी फॉर्म में। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं जीरो डेसिमल फॉर्म। क्लियर? ऐसे ही x कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या लिखेंगे? वन वन। ये क्या आ जाएगा? थ्री। अब थोड़ा सा स्टूडेंट आपको यहां पे कंफ्यूजन आएगा। अब वो आप कंफ्यूजन रिमूव एक ही पॉइंट से कर सकते हैं कि जब भी मैक्स सम की बात आती है तो प्रोडक्ट ऑफ सम की बात आती है। प्रोडक्ट ऑफ सम से मैक्स सम हम लोग अगर फाइंड आउट करते हैं न्यूमेरिक फॉर्म में, तो हमें सारे जो कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल होते हैं उन्हें वन लिखना पड़ता है और जो नॉन कॉम्प्लीमेंट होते हैं जीरो लिखना पड़ता है। मीन्स जस्ट मिन टर्म्स का अपोजिट होता है। मैं आपको बताऊंगा सम ऑफ प्रोडक्ट को हम कॉम्प्लीमेंट अगर कर दें तो वो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में बन जाता है, या प्रोडक्ट ऑफ सम को अगर कॉम्प्लीमेंट कर दें तो सम ऑफ प्रोडक्ट बन जाता है। इसका मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। वहां अगर हम किसी वेरिएबल टर्म को वन रिप्रेजेंट करते हैं, बूलियन वैल्यू वन, तो यहाँ जीरो रखना पड़ेगा, तभी फाइनल रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हमने फंक्शन लिखा था एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, उसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं और एफ एक्स वाई, अब इसको किससे डिनोट किया जाता है? पाई से, क्योंकि प्रोडक्ट दिया गया। और किनका? मैक्स टर्म्स का। और वो कैसे मैक्सिमम का प्रोडक्ट हम लोग सम का लेते हैं, तो वो कैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे? जीरो थ्री। क्लियर? जीरो थ्री ये लिख दिया। तो चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे आप ऐसे लिखिए, और इससे हमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। आगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम डायरेक्टली भी उनको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया मिन टर्म्स और मैक्स टर्म हम लोगों ने कंप्लीटली बता दिए कि इस तरीके से ये चीजें होती हैं। क्लियर? अब प्रॉब्लम ये है कि मैक्स टर्म और मिन टर्म तो निकालना सीख गए, अब एक्चुअल में होते कितने टर्म्स हैं, ऐसे कितने टर्म्स होते हैं? तो यहाँ जो नेक्स्ट मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज समझ लो, यहाँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाला हूँ। फर्स्ट वन, हमारा फर्स्ट वन क्या है कि अगर हमारा कोई फंक्शन n वेरिएबल का है, पहले ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इफ अ लॉजिक फंक्शन with n variable, then टोटल टर्म्स कितने होते हैं? टोटल टर्म्स कितने होते हैं? तो हम लोग लिखते हैं टू दी पावर n। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए अगर थ्री वेरिएबल का है तो टोटल टर्म्स कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। क्लियर? अब इसी में एक सेकेंड पॉइंट है कि टोटल टर्म हम बोलते हैं, टोटल टर्म्स इज नथिंग सम ऑफ मिन टर्म्स और प्लस सम ऑफ मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म।
तो जितने मिन टर्म्स और मैक्स टर्म होते हैं उनको टोटल कर दो तो टोटल टर्म आ जाएगा। क्लियर, ये सेकंड पॉइंट है। तो ये दोनों चीजें सेम ही लिखी हुई हैं कि अगर हमें मिन टर्म्स मैक्स टर्म पता है तो टोटल टर्म बता सकते हैं, या हमें वेरिएबल पता है तो टोटल टर्म। लेकिन ये टोटल टर्म्स बता सकता है, ये नहीं बता सकता है। ये फॉर्मूला ये क्या बता सकता है, केवल टोटल टर्म्स कितने हैं ये बता सकता है, ये नहीं बता सकता कौन मिन टर्म है कौन मैक्स टर्म है। ओके, यहाँ मिन टर्म और मैक्स टर्म स्पेसिफिकली हमें पर्टिकुलर टर्म बता देते हैं, ये टर्म मैक्स है ये मिन है। तो उसके बेसिस पे जो बूलियन वैल्यूज हैं वो यहाँ बूलियन वैल्यू कितनी आएंगी, टू दी पावर n मीन्स n की वैल्यू अगर 4 है तो 16 आएंगे। तो ऐसे ही हो सकता है यहाँ पे 6 मिन टर्म हो और 10 हमारे क्या होंगे मैक्स टर्म। तो एक रिलेशन हमें यहाँ पे पर्टिकुलर समझ में आया कि अगर हमें कोई ये बता दे कि आपके बूलियन फंक्शन में n मतलब जैसे k मिन टर्म्स है तो फिर मैक्स टर्म कितने होंगे, तो टोटल टर्म्स में से k सब्ट्रैक्ट कर दें हमें मिन टर्म मिल जाएंगे। तो मिन टर्म और मैक्स टर्म और टोटल टर्म का एक रिलेशन है, ये हम लोगों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। क्लियर। अब थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि सपोज दैट हमारे पास जैसे मैंने बोला कि अगर के मिन टर्म्स हैं तो मैक्स टर्म कितने होंगे, टोटल टर्म माइनस के, हम ये बता सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते 3 वेरिएबल का है तो 8 टोटल टर्म्स होंगे। अगर किसी ने बोल दिया मिन टर्म 3 है तो मैक्स टर्म 5 होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि अगर किसी ने आपको दे दिया कि ये मिन टर्म्स है, ओके, मिन टर्म्स अगर आपको दे दिए हैं तो फिर आप कैसे मैक्स टर्म मिन टर्म्स अगर दे दिए तो मैक्स टर्म कैसे बताओ, मैक्स टर्म टोटल काउंटिंग में तो बता दोगे, मतलब वैल्यूज में कैसे बताओगे, तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। यहां पे हम लोग बता सकते हैं लेट एफ एक्स बाई जेड इक्वल टू, अब देखो मैं क्या बता रहा हूं, अगर ये सिंबल लिखा तो इसका मतलब मिन टर्म है 0 2 5 6 7, ये मैंने दे दिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अकॉर्डिंग टू दिस बूलियन फंक्शन देयर आर 5 मिन टर्म्स। कौन कौन से मिन टर्म्स हैं, 0 2 5 6 7। हम इनको वेरिएबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब इससे पूछा देन हाउ मेनी मैक्स टर्म will be of this function। मतलब अगर इसमें एक ही फंक्शन में अगर टोटल टर्म्स होते हैं, अगर मिन टर्म दे दी जाए तो उसमें बाकी के मैक्स टर्म ही होते हैं। अब कैसे लिखते हैं क्या लिखते हैं इस पे अभी मत जाओ, केवल आप ये समझिए कि अगर ये मिन टर्म्स हैं तो बाकी के मैक्स टर्म है। क्लियर। तो कितने मैक्स टर्म होंगे, तो हम अगर कभी इस फॉर्म में लिखते हैं 0 2 5 6 7 तो मिन टर्म्स जो लिखे जाते हैं टू दी पावर n उनकी नंबरिंग फॉर्म में अगर देखा जाए तो वो क्या होते हैं 0 1 2 अप टू दी पावर n माइनस 1, ये नंबरिंग फॉर्म में होते हैं। जीरो अगर हम मिन टर्म्स के फॉर्म में जीरो को लिखें तो क्या होगा x, जैसे मैंने अगर दे दिया 3 वेरिएबल का तो x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, है ना। और प्रोडक्ट्स ऑफ सम फॉर्म में अगर दे दिया तो हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, कुछ ऐसे। तो उसको आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं हाउ मेनी मैक्स टर्म विल बी ऑफ दिस फंक्शन x y z, तो देयर विल बी, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3 2 5, तो ये हो गए तो 3 होंगे, 3 होंगे। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि कौन से 3 होंगे, तो वो भी 3 कौन से होंगे, तो हम बता सकते हैं x बाई जेड इजिकल टू पाई, और कौन से 3 होंगे, 1 होगा 3 होगा 4 होगा। ओके, तो 1 3 4 बता सकते हैं। इसके बेसिस पे आप सारे के सारे मिन टर्म्स वेरिएबल टर्म में लिख सकते हो, तो इसके बेसिस पे आप मैक्स टर्म में लिख सकते हो। दोनों कंबाइंड कभी एक साथ नहीं लिखे जाते हैं। अगर हम किसी बूलियन फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो या तो मिन टर्म में करेंगे या फिर हम मैक्स टर्म में करेंगे। अगर मिन टर्म्स में करेंगे, अगर इसी फंक्शन की बात ले ली जाए तो हम मिन टर्म्स में करेंगे तो उसमें 5 टर्म्स आएंगे जो हम लोग बूलियन वेरिएबल की हेल्प से लिख सकते हैं। अगर वो मैक्स टर्म की फॉर्म में लिखा जाता है तो ओनली 3 टर्म्स आएंगे जो मैक्स प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में लिखे जाएंगे 1 3 4। तो चाहे इस फॉर्म में लिखा हो हमारा बूलियन फंक्शन, चाहे इस फॉर्म में लिखा हो, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है। तो इस पे कोई कंफ्यूज ना हो। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में लिखेंगे तो उसमें 3 ही टर्म आएंगे, और वो क्या आएंगे वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, जो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, फंक्शन x बाई जेड। अब देखना भाई x बाई जेड क्या मैंने लिखा है, ये फंक्शन में कौन कौन से हमारे टर्म्स हैं, मिन टर्म्स हैं, 0 2 5 6 7। तो 0 2 0 2 5 6 7, इसको हम क्या लिख सकते हैं, समझने की कोशिश करना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 0, 0 को क्या लिखा जा सकता है, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, क्लियर, प्लस क्योंकि ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स है तो 2 को क्या लिखा जा सकता है, देखना भाई गौर से देखना, x कॉम्प्लीमेंट बाई जेड, ये 2 की बाइनरी आ जाएगी, ओके, कॉम्प्लीमेंट, प्लस 5 को कैसे लिखा जा सकता है, 1 0 1 लिखा जाता है ना, तो x बाई कॉम्प्लीमेंट जेड, क्लियर। ऐसे 6 को कैसे लिखेंगे, x बाई जेड कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये 1 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 7 को कैसे लिखेंगे, प्लस x बाई जेड। अब इसको समझ लो मैंने ये कैसे लिखा है वेरिएबल के टर्म में, तो ये बन जाएगा 0 0 0, ये किसकी बाइनरी है, इक्वल टू 0 की। ये क्या लिखा है 0 0 0 1 0, ये किसकी बाइनरी है, 2 की बाइनरी है। ये क्या लिखा है 1 0 1, ये किसकी बाइनरी है, 5 की बाइनरी है। ये किसकी है 1 1 0, तो ये किसकी बाइनरी है, 6 की बाइनरी है। ये है 1 1 1, ये किसकी बाइनरी है, 7 की बाइनरी है, ओके। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं और इसको अपने टर्म्स में, मतलब ये हमारा बन गया ये फंक्शन x बाई जेड, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ओके, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये हमें समझ में आ गया। अगर यही बात हम लोग करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसी फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन x बाई जेड इक्वल टू पाई m, और क्या बचा था, क्या बचा था 1 3 4, यही तो बचा था 1 3 4, शायद मैंने यही लिखा था 1 3 4, ओके 1 3 4। ये या तो आप इस फॉर्म में लिखेंगे या इस फॉर्म में लिखेंगे। तो जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो आपके वेरिएबल टर्म में ये फंक्शन क्या होगा, वेरिएबल टर्म में क्या होगा, हम इसको लिख रहे हैं इक्वल टू 1, 1 को देखिए कैसे लिखेंगे, अब तीन ही टर्म है तो मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं लिखूंगा x प्लस बाई प्लस जेड, एक टर्म, दूसरा टर्म वो भी कंप्लीट होगा क्योंकि स्टैंडर्ड यही होता है कि सारे टर्म में सारे वेरिएबल आने चाहिए। x, सॉरी मैं यहाँ पे गलत कर रहा हूँ, प्लस बीच में ले रहा हूँ, यहाँ पे होना चाहिए डॉट, ओके, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं, बहुत आसान है। अभी मैं बताऊंगा आपको, इन दोनों पे फोकस नहीं करना है, आपको एक पे फोकस करना है, x प्लस वाई प्लस जेड। ये मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा कि मतलब x वाई जेड टर्म में आएंगे, मुझे ये नहीं पता कहाँ कॉम्प्लीमेंट किसका होगा। अब जैसे 1 की बाइनरी लिखनी है तो 1 की बाइनरी पे क्या लिखा जाएगा 0 0 1। अब मुझे याद है कि मैंने प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या बोला था कि जहां पर मैं अलग कलर से इसकी बाइनरी लिखता हूं जिससे याद रहे, ये है 0 0 1, ओके, ये 3 की बाइनरी, तो 0 1 0 1 1, ओके। ये किसकी बाइनरी 4 की, तो 1 0 0, यही 4 की बाइनरी। अब मुझे याद है कि मैं उल्टा करता था इसमें, क्या उल्टा करता था, जहां पर आता था आपका जहां पे आपका 0 आता था वहां पे मैं x लिखा रहने देता, जहां 1 आता था उसे कॉम्प्लीमेंट करता, तो ये क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे x, ये दोनों क्या हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, x कॉम्प्लीमेंट, और ये ऐसे ही रहेंगे। तो एक्चुअल में इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स बाई जेड, या तो हम लोग लिखें x प्लस वाई प्लस जेड का कॉम्प्लीमेंट डॉट x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट डॉट x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस जेड, ये लिखें, या फिर हम ये वाला फंक्शन लिखें। दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, सेम है, ओके। बस इसको किस में लिखा गया, बोथ आर सेम, ओके, ये दोनों सेम है, बस सेम है। ये आपका सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा गया है और ये आपका प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में लिखा गया, और कुछ नहीं। प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म को देखते ही आपको मैक्स टर्म बता सकते हैं और बाकी के बच्चे मिन टर्म है। और अगर हम सम ऑफ प्रोडक्ट इस फॉर्म में देखें तो हम इसे देखते ही मिन टर्म्स बता सकते हैं और बाकी के मैक्स टर्म है।
क्लियर? तो अगर ये लिखा है तो हम मिन टर्म्स क्या बताएंगे 0 2 5 6 7 और मैक्स टर्म क्या बताएंगे 1 3 4। अगर इसको इस फॉर्म में लिखा गया तो इसे देख के हम क्या बता सकते हैं कि इसके मिन टर्म्स क्या होंगे, तो 0 2 5 6 7। इस बूलियन फंक्शन के मिन टर्म्स क्या होंगे 0 2 5 6 7। इस बूलियन फंक्शन के मैक्स टर्म क्या होंगे 1 3 4। तो ये एक ही चीज है, बस वो अलग अलग फॉर्म में लिखी गई है। क्लियर? तो यहां तक मुझे लग रहा है किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, तो यहां तक होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए इसी बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। वो क्वेश्चंस क्या हैं कि अगर हम कोई आपको एक बूलियन लॉजिक फंक्शन मैं आपको प्रोवाइड करूं और आपसे बोलूं कि आप इसमें मुझे ये बताइए कितने मिन टर्म्स हैं कितने मैक्स टर्म है, या पर्टिकुलर एक क्वेश्चन मिन टर्म या मैक्स टर्म, तो हम कैसे बताते हैं। क्लियर? तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, फिर मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे लिखा है एक फंक्शन लिखा गया जिसमें लिखा है एक्स बाई जेड इक्वल टू एक्स बाई प्लस एक्स बाई जेड प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट बाई जेड। क्या मैंने कुछ, हाँ ठीक, एक्स एक्स बाई कॉम्प्लीमेंट जेड। ओके, ये लिखा है। अब मैंने इसमें बोला है आपको बताना है मैक्स टर्म। आपको क्या बताना है मैक्स टर्म। ओके, मैक्स टर्म बताना है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल वे में समझना। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि पहले तो हम मिन टर्म्स ही बता दें, डायरेक्टली मैक्स टर्म बता देंगे। देखिए बहुत अच्छा तरीका है कि हमें मिन टर्म्स पता है, तो हम मिन टर्म्स बताने के लिए भी मैंने क्या बोला, आपसे मैक्स टर्म पूछा जाए, आपको ये देखना है कि बूलियन फंक्शन सिंपल फॉर्म में है किस में, मतलब हमारे सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में या प्रोडक्ट ऑफ सम में। अब ये सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में है तो हम क्या बता सकते हैं मिन टर्म। अब मिन टर्म तो बता सकते हैं, अरे मिन टर्म आप अगर बता सकते हो तो मैक्स टर्म ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना, क्योंकि बाकी के जो होते हैं वो मैक्स टर्म ही होते हैं। अगर कोई हमें मैक्स टर्म मतलब वेरिएबल फॉर्म में पूछे, वैल्यू फॉर्म में पूछे, तब भी मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ कि फंक्शन एक्स बाई जेड इज नॉट इन स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ओके, क्योंकि इसके साथ जेड मिसिंग है, किसके साथ, फर्स्ट टर्म के साथ। तो मुझे क्या करना है, पहले तो इसके साथ जेड लाना है। तो हम इसे कैसे जेड लाएंगे, पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होगा। मेक इन स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट। ओके, पहले तो ये बनाओ। तो कैसे बनाते थे, हमने क्या बताया था कि जो टर्म नहीं होता है हम उसी को वन के कॉन्सेप्ट में लिख देते हैं, मतलब जेड प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट समथिंग, ये लिख दिया। तो ये आ जाएगा एक्स बाई कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट बाई जेड। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा एक्स बाई जेड, यहाँ गया, और प्लस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स बाई जेड कॉम्प्लीमेंट, तो ये कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, प्लस एक्स बाई कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट बाई जेड। अब ये देख लो कोई रिपीट तो नहीं होता है, अगर रिपीट होता है तो वो सिंगल रह जाएगा, ये भी हम लोग जानते हैं बूलियन अलजेब्रा, बूलियन फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है उनके बेसिस पे। एक्स बाई जेड कहीं नहीं है, एक्स बाई जेड कॉम्प्लीमेंट कहीं नहीं है, एक्स बाई कॉम्प्लीमेंट जेड कहीं नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ ये बोल सकता हूँ ये फंक्शन जो हमारा आया है वो स्टैंडर्ड एसओपी है। ओके, ये क्या है, स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो देर आर फोर मिन टर्म्स। कौन कौन से मिन टर्म है, तो मैं इसे वैल्यू फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। इसे क्या लिख सकता हूँ, एक्स बाई जेड इक्वल टू समेशन ऑफ एम। अब जरा देखना क्या क्या है, आप बता सकते हैं। एक तो ये लिखा है 1 2 3, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये है 1 1 1, क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट में हम जिस पे कॉम्प्लीमेंट नहीं होता उसे 1 करते हैं। तो ये तो हो गया 7, ये क्या हो गया 1 1 0, तो ये हो गया 6। ओके, ये हो गया 1 0 1, ये हो गया 5। ओके, ये हो गया 0 1 1, ये हो गया 3। तो हम इसे लिख सकते हैं, एक सीक्वेंस में लिख सकते हो, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी लिख दो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसे क्या लिखा जा सकता है 3 5 6 7। ओके, तो दीज आर मिन टर्म्स, ये सब क्या है मिन टर्म्स। ये क्या हो गए मिन टर्म्स, चाहे वेरिएबल टर्म में पूछा जाए तो ये बता दो, और न्यूमेरिक टर्म में पूछा जाए ये बता दो। अब हमारा क्वेश्चन है मैक्स टर्म।
तो मैक्स टर्म क्या होंगे? तो मैक्स टर्म सिंपली कैसे लिख सकते हैं? फंक्शन एक्स बाई जेड, देखो मैं डायरेक्टली लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, पाई एम, और यहाँ क्या लिख दूं? 0 1 2 4 5 6 7, इसके आगे होंगे नहीं, ये हमारे आ जाएंगे मैक्स टर्म। ओके, ये मैक्स टर्म आ गए। अब हमें कोई बोलता है नहीं आपको वैल्यू फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? फंक्शन, तो 4 मैक्स टर्म, ये 4 मैक्स टर्म आ गया। अच्छा, 4 मैक्स टर्म हमें अगर काउंटिंग में पूछा जाता तो मैं डायरेक्टली यहाँ देख लेता, 4 है और टोटल कितने होने चाहिए? 8 होना चाहिए, तो टोटल टर्म 8 है, तो 8 से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 ही क्या बचेंगे? मैक्स टर्म बचेंगे। क्लियर? तो हमें अगर ये काउंटिंग में पूछा जाता, अगर नंबर में पूछा जाता, तो इससे मिन टर्म काउंट कर लो कितने, और टोटल टर्म्स में से सब्ट्रैक्ट कर दो। टोटल टर्म्स कहाँ से मिलेंगे? तो यहाँ एक्स बाई जेड ये है, तो टोटल टर्म्स कितने होंगे? टोटल टर्म्स इज इक्वल टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 8, और 8 है तो हम यहाँ कह सकते हैं अगर ये 4 मिन टर्म्स है, 4 मिन टर्म्स है, तो मैक्स टर्म कितने हो जाएंगे? ये कितने हो गए? टू 8 माइनस 4, यही तो हो गए, 8 माइनस 4, तो 4 ही तो आ गए। ये 4 मतलब मिन टर्म्स, मैं यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए लिखूंगा नहीं, याद रखना कि मैंने यहाँ मिन टर्म मैक्सिमम जो निकाले वो टू दी पावर 3 माइनस मिन टर्म्स कर दिया, तो उससे क्या मिल जाएगा? मैक्स टर्म। तो मैक्स टर्म तो हमें ये पता है कि 4 ही होंगे, लेकिन अगर कोई बोलता है कौन से 4, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा 0 1 2 4, जो रिमेनिंग, जो इसके रिमेनिंग है उनको लिख देना। अगर ये वैल्यू फॉर्म में अगर आपसे कोई पूछता है तो आप कैसे लिखेंगे? एक्स बाई जेड इक्वल टू, अब 4 है तो ये तो मुझे पता ही है, एक्स प्लस बाई प्लस जेड 4 बार लिखना पड़ेगा हमें, डॉट एक्स प्लस बाई प्लस जेड डॉट एक्स प्लस बाई प्लस जेड डॉट एक्स प्लस बाई प्लस जेड। ओके, 4 बार मैंने लिख लिया। अब बस आपको क्या ध्यान रखना है? कॉम्प्लीमेंट पे ध्यान देना है। तो देखो जीरो बोला गया, तो गौर से देखना, मैंने जीरो बोला है तो जीरो का मतलब बाइनरी होगी 0 0 0, तो ये सब क्या रहेंगे? नॉन कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब सॉरी, मैक्स टर्म के बेसिस पे जो हमारे टर्म लिखे होते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम में लिखे होते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ सम में जस्ट उल्टा होता है, जीरो के लिए नॉन कॉम्प्लीमेंट और 1 के लिए कॉम्प्लीमेंट टर्म लिखते हैं, तो सभी जीरो, जीरो की बाइनरी 0 0 0, तो ऐसे ही रहेगा। 1, तो यहाँ पे लिखा होगा 0 0 1, तो 1 यहाँ पे आता है तो बस यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आएगा 0 0 1, और 2 के लिए अगर बोला जाता है तो 0 1 0, तो 1 कहाँ पे आएगा? इस जगह, तो ये कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। और 4 के लिए 1 0 0, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, बाकी ऐसे लिख देंगे। तो ये जो हमारे पास आया है वो मैक्स टर्म में लिखा हुआ है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में लिखा है, और ये हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में दिया गया, तो इसके बेसिस में हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ओके, तो एक मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन देता हूँ। देखिए एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है? एक फंक्शन दिया गया एक्स बाई, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, एक्स डॉट बाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने इसको लिखा, कन्वर्ट दिस फंक्शन, दिस लॉजिक फंक्शन इन प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। ओके, ये आपकी प्रॉब्लम है, इसको आपको सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेनली 2 कॉन्सेप्ट है। तो एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में कैसे किया जाता है, तो 1 वे, पहले मैं बताता हूँ फर्स्ट वे। तो फर्स्ट वे क्या है, जो एक्चुअल में इसका कॉन्सेप्ट है, जैसे आप करना चाहोगे सम ऑफ प्रोडक्ट में लाने के लिए, प्रोडक्ट ऑफ सम में लाने के लिए, एक फंक्शन लिखा है, फंक्शन एक्स बाई, एक्स डॉट बाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट बाई। क्या करोगे? इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, इस फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स डॉट बाई का, एक्स डॉट बाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट बाई कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसको जब हम एक्सप्लोर करते हैं कॉम्प्लीमेंट को, तो ये क्या आ जाएगा? एक्स डॉट बाई का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे डॉट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट बाई का होल कॉम्प्लीमेंट, ये बन जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, इस पे भी कॉम्प्लीमेंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये वाला टर्म,
और ये बन जाएगा हमारा डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट एक्स बन जाएगा, और यहाँ डॉट की जगह प्लस आ जाएगा और बाई का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब हमें इसको क्या करना है, एक्सप्लोर करना है, सॉल्व कर देना पूरा। तो जब सॉल्व कर देंगे, वैसे तो हमें लग रहा है ये प्रोडक्ट ऑफ सम में आ गया है ना, इसको देख के लग रहा है, लेकिन ये सर एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट था। यस सर। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, यहाँ भी था, ओके ओके, ये कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एक्स आ जाएगा और ये भी वाई आ जाएगा, ओके ओके। तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ, ओके। तो ये आ जाएगा x प्लस बाई, और यहाँ आ जाएगा x कॉम्प्लीमेंट प्लस बाई कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखा जाए तो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में तो आ गया, लेकिन एक्चुअल में हमारा फंक्शन जो लिखा है वो f कॉम्प्लीमेंट x बाई लिखा। हमें तो ऐसे कुछ लिखना है कि f x कॉमा बाई ये फंक्शन है और ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में है। तो हम इससे क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो x कॉम्प्लीमेंट का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, x कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जीरो। एक्स कॉम्प्लीमेंट का बाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स कॉम्प्लीमेंट बाई आ जाएगा, ओके। फिर बाई कॉम्प्लीमेंट का एक्स से करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस एक्स बाई कॉम्प्लीमेंट। फिर बाई कॉम्प्लीमेंट का बाई से करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, है ना, जीरो। तो उसको छोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है एफ कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉमा बाई। अब ये एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट है, हम क्या करेंगे, इसका एक बार फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, ओके, फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं जिससे इसका कॉम्प्लीमेंट हट जाए। और ये हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया ऐसा लग रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में आ चुका था, लेकिन मुझे इसलिए सॉल्व करना पड़ा कि एफ का कॉम्प्लीमेंट भी हमें रिमूव करना है। तो जैसे ही हम इस पर डबल कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो ये तो एफ आ जाएगा, और इस पर जो कॉम्प्लीमेंट लगेगा वो ये कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट बाई का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ क्या था प्लस, तो ये डॉट आ जाएगा, और यहाँ पे क्या था, एक्स कॉम्प्लीमेंट बाई, तो सही है, एक्स बाई कॉम्प्लीमेंट, तो एक्स बाई कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, है ना, यही तो बन जाएगा। अब ये इस तरीके से आया है। अब ये जो एफ कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट था तो वो क्या बन जाएगा, एफ सिंपल एफ आ जाएगा, तो उसमें कुछ बचा ही नहीं। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये बन जाएगा एक्स प्लस बाई कॉम्प्लीमेंट डॉट, ये आ जाएगा x कॉम्प्लीमेंट प्लस बाई, क्योंकि x का जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये आ जाएगा, और बाई के कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट को करेंगे तो रिमूव हो जाएगा, तो बाई बचेगा, डॉट का प्लस हो जाएगा। तो जहां पे डॉट लिखे हुए हैं वहां हर जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो मैंने कहीं गलती कर दी है क्या, ये प्लस की जगह पे तो डॉट आ गया था, तो यहाँ पे डॉट ही तो है, सही, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही लिखा है, ओके। ये हमारा एफ एक्स कॉमा बाई आ गया, यही फाइनल रिजल्ट है, क्लियर, ये लिखा है। अब देखो मैं एक और सेकंड वे आपको बताता हूँ। सेकंड वे जैसा कि मुझे लग रहा है दीपक ने सॉल्व किया था, सेकंड वे, सेकंड वे, और जिसको हम डायरेक्ट वे भी बोल सकते हैं। सेकंड वे क्या है, सेकंड वे में आपने देखा कि जो हमारे पास फंक्शन एक्स बाई था, तो उसका जो वो लिखा हुआ था बूलियन फंक्शन, वो एक्स बाई कॉम्प्लीमेंट था। तो इसमें हमारे मिन टर्म्स कौन से थे, मतलब ये किस फॉर्म में लिखा है, मिन टर्म्स फॉर्म में लिखा है। तो मिन टर्म्स इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, तो याद होगा, दिख रहा होगा, एक्स वन वन है तो थ्री आ जाएगा, तो मीन्स जीरो और थ्री आ जाएगा, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है थ्री को, ये कर रहा है जीरो को। तो मैक्स टर्म क्या होंगे, तो मिन टर्म इज दिस, देन मैक्स टर्म क्या होंगे, तो हम बता सकते हैं मैक्स टर्म क्या होंगे, मैक्स टर्म होंगे वन टू। अब वन टू के फॉर्म में हमें लिखना है एक्स बाई को, क्योंकि यही तो हमें क्या प्रोवाइड कर सकता है, ये हमें प्रोवाइड कर सकता है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। तो वन टू, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन एक्स बाई इक्वल टू वन टू, तो एक्स प्लस बाई और डॉट एक्स प्लस बाई। अब मुझे बस वन टू की बाइनरी लिखना है, वन की बाइनरी क्या होती है, जीरो वन, जीरो वन, तो वन के कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लगा देंगे, टू की होती है वन जीरो, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, ये आ गया। ये डायरेक्टली सॉल्व होके आ गया कि ये देखिए सर मैक्स टर्म में है और हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में है। तो यही तो आंसर आया है जो यहाँ पे आया है, क्लियर। तो ये डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं कि अगर किसी ने किसी फंक्शन का प्रोडक्ट ऑफ सम पूछा है, वो सम ऑफ प्रोडक्ट में दिया गया, तो भाई अगर प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट में दिया गया है तो मैक्सिमम के बेसिस पे हम बना दें प्रोडक्ट ऑफ सम, क्योंकि जो सम ऑफ प्रोडक्ट दिया उसमें आपको क्या दिख रहा है, मिन टर्म्स।
तो मिन टर्म्स के अपोजिट क्या होंगे, मैक्स टर्म्स होंगे। उन्हीं मैक्स टर्म की बाइनरी, मतलब आपको वेरिएबल के टर्म में एक स्ट्रिंग लिखनी है, वो हम जानते हैं कैसे लिखी जाएगी, तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम इन सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अब एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए कि लॉजिक फंक्शंस होते क्या है, लॉजिक फंक्शंस बनते क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म क्या होती है, मिन टर्म्स कैसे निकलते हैं, मैक्स टर्म कैसे निकलते हैं, कितने मिन टर्म्स अगर है तो मैक्स टर्म कितने होंगे, अगर मिन टर्म्स और मैक्स टर्म इतने हैं तो टोटल टर्म्स कितने होंगे। तो ये सारे रिलेशंस भी हमें समझ में आ गए और हम लोग समझ गए। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे कि हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई बूलियन फंक्शन दिया गया, लॉजिक फंक्शन दिया गया होगा, तो हमें पूछा जाएगा इसको मिनिमाइज करिए। अब क्या क्या क्वेश्चंस आगे बन सकते हैं, इसको मिनिमाइज करिए। मिनिमाइज फॉर्म में ऑप्शन 4 दिए गए होंगे, कौन मिनिमाइज होगा। इसी बेसिस पे मिनिमाइजेशन जब हमें करना होगा तो हम हेल्प लेंगे कर्नॉफ मैप, के मैप की। तो हमें के मैप पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो के मैप की हेल्प से बहुत इजीली हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं किसी भी बूलियन फंक्शन को। अब जब के मैप की बात आती है तो कहीं ना कहीं इसी आपके बूलियन फंक्शन में कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इम्प्लीकेंट्स, इम्प्लीकेंट्स, प्राइम इम्प्लीकेंट, इसेंशियल इम्प्लीकेंट, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, इस टाइप के टर्म्स यूज किए जाते हैं। बहुत इजी है, आप जब यहाँ तक आ गए तो आगे प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है, क्योंकि इस पार्ट से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो एक एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टर्म में मैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ मिनिमाइज जो मिनिमाइजेशन ऑफ जो हमारा बूलियन फंक्शन है, लॉजिक फंक्शन है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। के मैप को पढ़ेंगे क्योंकि के मैप की हेल्प से ये सारी चीजें पॉसिबल है, और जब के मैप को हम कंप्लीट करेंगे तो और भी हमारे टर्म्स कंप्लीट होंगे, जैसे कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाल, सॉरी, इम्प्लीकेंट कैसे निकालते हैं, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स कैसे निकालते हैं, प्राइम इम्प्लीकेंट्स कैसे निकालते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लॉजिक। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग बाकी नेक्स्ट टर्म को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा बुलियन फंक्शन मिनिमाइजेशन ही होगा। ओके, तो आई होप आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आई होंगी सारी चीजें। अभी हम लोग एक स्टेप कंप्लीट किए हैं लॉजिक फंक्शंस में। नेक्स्ट स्टेप हमारा मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिक फंक्शन ही होगा, उसके साथ साथ हम इम्प्लीकेंट कैलकुलेट करना, ये सारी चीजें सीखेंगे। तो अभी बहुत कुछ बाकी है हमारे लॉजिक फंक्शंस में, वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए इसको, और अगर आप न्यू हो तो मुझे सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, तो मैं आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।